गरीब सोना रोटी बना रही होती है और कथा सोना के परिवार के साथ रोटी सब्जी दाल मखनी और पुलाव खा रही होती है। मजा आ गया तेरे हाथ का खाना खाकर। अगर हम दोनों का ससुराल एक ही घर में हो जाए तो मुझे तो रसोई संभालने की जरूरत ही ना पड़े, तू ही संभाल लेगी। अरे तो फिर खाना बनाना सीखती क्यों नहीं है? भले ही एक ही ससुराल में तुम्हारी शादी हो जाए पर खाना बनाना तो हर बहू को आना चाहिए। समय गुजरता है और बहुत जल्द कथा की लव मैरिज और उसी के पड़ोस में सोना की अरेंज मैरिज हो जाती है। बहू कल तुम्हारी पहली रसोई है तो सुबह उठकर पूरी हलवा चना दाल मखनी पुलाव नान सब अच्छे से बना लेना। इतना बोल आशा वहाँ से चली जाती है और कथा रवि से बोलती है, तुमने बोला था शादी के बाद घर में नौकरानी रखोगे। अरे नाराज क्यों हो रही हो? पहली रसोई तो बहू को ही करनी पड़ती है। बस पहली रसोई संभाल लो, फिर मैं माँ से बात करूंगा। कैसे संभालूं? मुझे तो कुछ नहीं आता बनाना। हाँ तो तुम्हारी वो दोस्त है ना सोना, उसकी शादी भी तो मेरी मामी के लड़के से हुई है। तुम उसको बोल दो, इतनी तो वो तुम्हारी मदद कर ही सकती है। रवि के कहने पर कथा सोना को फोन करती है। यार मुझे तेरी एक मदद की जरूरत है। तू तो जानती है मुझे खाना बनाना नहीं आता और मेरी सास ने कहा है कि कल मेरी पहली रसोई है, तेरी भी कल पहली रसोई है, तो तू जो कुछ भी बना रही है थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना और मुझे वो खाना भिजवा देना। बस एक दिन की बात है, उसके बाद मेरे घर में नौकरानी लग जाएगी। अपनी तरह बहू भी ले आई। खुद ने लव मैरिज करी और मायके के पास ही ससुराल बसा लिया। वैसे ही बेटे की शादी भी लव मैरिज कर दी। भाभी आप तो मेरे घर के मामलों में पड़ो ही मत। भले ही मेरे बेटे ने लव मैरिज करी पर मेरी बहू तुम्हारी बहू से ज्यादा संस्कारी निकलेगी। अरे तू कैसी बात कर रही है? हम दोनों की सास भले ही नंद भाभी हैं पर दोनों के बीच तो 36 का आंकड़ा है। देख नहीं रही घर के बाहर दोनों कैसे बातों से एक दूसरे पर वार कर रही हैं। अगर किसी को पता चल गया तो? बस एक दिन की बात है सोना, प्लीज मान जा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कथा के काफी बोलने पर सोना मान जाती है और अगली सुबह कथा जो उसे खाना बनाने को कहती है वही खाना सोना ज्यादा बनाती है और कथा को फोन करती है। मैंने खाना बना दिया पर तू ये खाना लेकर कैसे जाएगी? तेरी सास तो घर के ही बाहर घूम रही है। रवि बता रहे थे मेरी सास को मॉर्निंग वॉक करने की आदत है, वो अभी चली जाएंगी। तू जल्दी से अपनी सास को खेत भेज दे। कथा अपनी सास पर नजर रखती है और जैसे ही आशा वहां से जाती है सोना भी अपनी सास को खेत भेजकर खाना लेकर बाहर जाती है, जहां कथा अपनी रसोई की खिड़की के बाहर बांस की सीढ़ी लगाती है और सोना उस पर चढ़कर कथा को खिड़की से उसका खाना देकर जाती है। बहू मैंने तुझे बताया भी नहीं और तूने अपनी पहली रसोई में वही बनाया जो हम सबको पसंद है। और माँ मेरी बीवी ने खाना भी बहुत अच्छा बनाया है। पूरा परिवार शांति से खाना खा रहा होता है, तभी आशा थोड़ा सा प्लेट में खाना लेकर उनके घर आती है। बड़ा बोल रही थी ना लव मैरिज करने वाली लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती। खा कर देखो मेरी बहू के हाथ का खाना। ये देख निखिल बेटा, जैसे तेरी बुआ आज तक मेरी नकल करती आई है वैसी उसकी बहू ने मेरी बहू की नकल की है। उसने भी वही बनाया जो सोना बहू ने बनाया है। नकल मेरी बहू ने नहीं तेरी बहू ने करी है। मैंने जो जो बोला था मेरी बहू ने वही बनाया है। बुआ ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी बहू इतना अच्छा खाना बनाना जानती है, पर सुबह सुबह आकर क्यों बहस करना? आप घर में जाओ और अपनी नई बहू के साथ बैठो। निखिल की बात सुन आशा मुंह टेढ़ा करके चली जाती है और रात को, तुमने पहली रसोई संभालने को कही थी, मैंने संभाली, अब माँ जी से बात करो नौकरानी के लिए। माँ मैं क्या सोच रहा था, अपने घर में ज्यादा लोग नहीं हैं, पैसों की भी कमी नहीं है, क्यों ना घर में एक नौकरानी रखकर मामी को दिखा दें कि वो हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। मेरी भाभी वैसे ही मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती, वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है। और रही नौकरानी की बात, मेरे घर में नौकरानी नहीं आएगी। मुझे नौकरानी पर ना तो विश्वास है और ना ही उनके हाथ का खाना पसंद है। अरे जब मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाना जानती है तो नौकर की क्या ही जरूरत। आशा नौकर के लिए साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कथा माँ ने तो तुम्हारे सामने नौकरानी के लिए साफ साफ मना कर दिया था, पर तुम मुझे 10 दिन और दो, मैं माँ को मना लूंगा। तुम माँ जी को पता नहीं कब तक मना पाओगे, पर मैं अपनी दोस्त को कैसे मनाऊं? कथा के पास सोना के अलावा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके, इसलिए वह सोना को फोन पर छत पर बुलाती है। यार तेरी एक मदद चाहिए, मेरी सास बाजार गई है और तेरी सास भी खेत गई है, शाम को खाना भी तू बना दे। मेरी सास ने नौकरानी के लिए मना कर दिया पर रवि उन्हें मना रहे, बस 10 दिन की बात है प्लीज। कथा मैं 10 दिन कैसे संभाल पाऊंगी? मेरी सास अपने हाथों से राशन लाती है, उन्हें हर चीज का अंदाजा है, और अगर तेरे घर का खाना बनाते हुए मेरी सास ने मुझे पकड़ लिया तो? दोनों दोस्त आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी वहां काजल आ जाती है और अपनी भाभी से कहती है, कोई बात नहीं भाभी, कुछ दिनों की तो बात है, आप कथा भाभी की मदद कर दीजिए, मैं आप दोनों के साथ हूँ।
माँ और बुआ को कुछ पता नहीं चलेगा। काजल तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, और मैंने आप दोनों की बातें भी सुन ली है। अब आप दोनों बेफिक्र हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ माँ और बुआ की लड़ाई खत्म हो जाए और उनकी 30 दिन की लड़ाई और 1 दिन का प्यार 30 दिन के प्यार में बदल जाए। काजल के कहने पर सोना अपनी दोस्त की मदद करने को राजी हो जाती है। अब जब शांति खेत जाती है और आशा किसी काम से बाहर जाती है तो काजल कथा के घर जाती है और सीढ़ी चढ़ते हुए रसोई में जाती है, जहाँ कथा उसे कुछ राशन का सामान देती है। बस भाभी इतना काफी रहेगा, अब मैं चलती हूँ उससे पहले कि कोई आ जाए। एक बार फिर काजल सीढ़ियां उतरकर सारा राशन लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में राशन का सामान रखती है। भाभी मेरे कमरे में बहुत जगह है, आप ये सामान मेरे कमरे में रहने दो, रसोई में रखोगे तो माँ को पता चल जाएगा। इतना बोल सोना जल्दी से अपने परिवार के लिए और कथा के परिवार के लिए खाना बनाकर कथा को फोन करती है। खाना बन चुका है, कैसे भेजूं? मेरी सास तो पड़ोसन के घर गई है, पर तेरी सास तो घर पर बाहर चबूतरे पर बैठी है। तो बस 2 मिनट दे रवि, कुछ भी करके माँ जी को कहीं बाहर ले जाओ, काजल खाना लेकर आ रही है। रवि जल्दी से अपनी माँ के पास आता है और हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है, चलो माँ आइसक्रीम खाकर आते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू लेकर आ जा। माँ चलो ना बाहर, आप जो बोलोगे आपको वो दिला दूंगा। रवि जबरदस्ती अपनी माँ को बाहर ले जाता है और जल्दी से काजल खाना लेकर सीढ़ियां चढ़ती हुई कथा के पास आती है। ये लो भाभी आपके परिवार का खाना, अब मैं चलती हूँ, माँ के घर आने का समय हो रहा है। थैंक यू काजल, अगर तुम ना होती तो बहुत दिक्कत हो जाती। खाना देकर काजल अपने घर जाती है। अब इसी तरह हर रोज कथा अपने घर का खाना भी सोना से बनवाती और कभी सोना सीढ़ियां चढ़कर कथा को खाना देती तो कभी काजल। ऐसे ही एक दिन, तेरे 10 दिन पूरे हो चुके हैं, आज बस आखिरी दिन है। तुम्हें पता है सोना ने खाना बनाने से मना कर दिया है। अगर तुमने माँ से बात नहीं करी तो मैं खुद जाकर कह दूंगी माँ जी को कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। बहू तो क्या मुझे बताएगी? मुझे खुद पता चल चुका है सच, और ये सब मेरी भाभी की बहू की वजह से हुआ है। उन्हें तो आज मैं बताऊंगी। बहू तूने 2 तरह का खाना क्यों बनाया और इतना सारा खाना किसके लिए? शांति अपनी बहू से पूछ ही रही होती कि तभी वहाँ आशा आती है और अपनी भाभी पर नाराज होने लगती है। मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बहू के साथ इस चीज का फायदा उठाओ। मैं तुम्हारे घर का पानी तक नहीं पीना पसंद करती और इतने दिनों से तुम मुझे अपने घर का खाना खिला रही थी ताकि बाद में मुझे नीचा दिखा सको। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की बहू को कुछ आता नहीं और मेरी बहू पर उंगली उठा रही हो, जबकि मेरी बहू ने तो तेरी बहू की मदद करी है। आप दोनों प्लीज लड़ना बंद करेंगे? आप दोनों नंद भाभी होकर एक साथ रहना पसंद नहीं करती, पर ये दोनों दोस्त हैं। अगर उन्होंने एक दूसरे की मदद कर भी दी तो क्या हुआ? और माँ, अगर आपने घर में नौकरानी रख ली होती तो आपको सोना भाभी के हाथ का खाना न खाना पड़ता। कोई बात नहीं रवि, ये दोनों भी तो देवरानी जिठानी है। अगर इन्होंने एक दूसरे की मदद कर दी तो कौन सी बड़ी बात है। माँ और बुआ भी तो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करती हैं। और बुआ एक नौकरानी रख लीजिए ना, वैसे भी आपको बहुत शौक है पैसों का, शो ऑफ करने का। अच्छा मौका है आपके पास। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या ही बोल सकते। मैं नौकरानी रखने को तैयार हूँ, पर एक शर्त है, जब बहू खाना बनाना सीखेगी। बच्चों की बातें सुन उस दिन आशा घर में एक नौकरानी रखती और साथ ही कथा भी खाना बनाना सीख रही होती और जब भी जरूरत पड़ती तो दोनों नंद भाभी अपनी लड़ाई साइड में रख एक दूसरे की मदद करती हैं। ये 12 घंटे से हमारे घर में लाइट क्यों नहीं आई है? पड़ोसियों के घर में तो लाइट जल रही है। 2 दिन बाद मेरे छोटे बेटे की शादी है, कैसे क्या होगा बिन बिजली के? पर ये लाइट कटी क्यों है मोनिका? मैंने तो तुम्हें पूरे पैसे दिए थे बिजली के बिल के, क्या तुमने उसे भरे नहीं? जी मैंने तो भरे थे, वो भी ऑनलाइन। लगता है कोई सर्वर इशू होगा, 2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद कंप्लेंट करेंगे। शादी का घर है तो घर में काम भी बहुत है। एक काम करते हैं भाभी, जब तक हमारे घर की लाइट नहीं आ रही तब तक पड़ोस से जनरेटर ले लेते हैं, इसी बहाने घर में थोड़ी सी रोशनी होगी। अब अंकुश पड़ोस से जनरेटर मांग कर अपने घर के बाहर लगाता है, जिसके बाद घर में लाइट और पंखा चलता है और घर में शादी की तैयारी शुरू होती है। हल्दी मेहंदी नाच गाना होने लगता है। तभी अगले दिन जब विवेका के घर में उसकी बहू शादी करके आने वाली होती है कि तभी आधी रात में पड़ोस की कल्याणी जनरेटर के तार को कैंची से काटती हुई, माफ करना विवेका, पर मैं अपना जनरेटर ले जा रही हूँ। 2 दिन बोला था, 4 दिन हो गए। इतने दिन अगर मेरा जनरेटर चलेगा तो वह भी गर्मी से गर्म होकर फूक जाएगा, इसलिए अब मैं इसे वापस ले जा रही हूँ। अरे कल्याणी ताई, आप ये कैसा जुल्म ढा रही हैं हमारे ऊपर? मेरे घर में मेरी देवरानी आने वाली है और आप आधी रात को अपना ये जनरेटर ले जा रही हैं। तो मैं क्या करूं बहू, तेरी देवरानी क्या मेरे जनरेटर के भरोसे आ रही है अपने ससुराल? अब तू देख ले अपने बिना बिजली के घर में कैसे लाएगी अपनी देवरानी को, क्योंकि मैं तो अपना ही जनरेटर ले जा रही हूँ। कल्याणी के जनरेटर ले जाने के बाद, मम्मी अब क्या होगा? अब तो हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया, अब हमारी छोटी चाची कैसे आएंगी इस अंधेरे में? तू चिंता मत कर बंटी, मैं हूँ ना,
अच्छा बंटी तू एक काम कर, ये पकड़ पैसे और जा लाला की दुकान से 50-60 मोमबत्ती के पैकेट ले आ। ठीक है मम्मी, अभी लाया। बंटी दुकान से जाकर 50 से 60 मोमबत्ती के पैकेट खरीद कर अपनी माँ के हाथ में देता है। माँ जी देवरानी जी आती होंगी, चलिए हम पूरे घर को इस मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा देते हैं और कल सुबह तक तो लाइट आ ही जाएगी। हाँ मोनिका, सही कहा तुमने। लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मम्मी मैं भी जलाऊंगा कैंडल। अब घर के सभी सदस्य मिलकर घर में चारों तरफ मोमबत्तियां जला देते हैं और मोमबत्ती की रोशनी से पूरा घर जगमगा उठता है। कुछ देर बाद मोनिका की देवरानी अपने ससुराल पहुंचती है, जहां आरती की थाली लेकर बिबेका। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। वाह, मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे, पूरे घर को मोमबत्तियों से सजा रखा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुराल वाले मेरा वेलकम इतनी अच्छी तरीके से करेंगे। देवरानी जी कहाँ खो गई, अंदर आइए। जी जी जेठानी जी। अब अमृता अपने कमरे में जाती है और वहां भी कुछ मोमबत्तियां जल रही होती, लेकिन अब अमृता गर्मी से परेशान हो रही थी। अंकुश जी, अरे ये तो बिस्तर पर लेटते ही सो गए। लाइट और पंखा तो चला लेते कम से कम। कोई बात नहीं, मैं खुद ऑन कर लेती हूँ। अमृता लाइट और पंखे का स्विच ऑन करती है, लेकिन ना तो पंखा चलता है और ना ही लाइट ऑन होती है। हाय रब्बा, लाइट तो है ही नहीं। लगता है इसीलिए अंकुश जी बिना कुछ कहे सो गए। अब इतना भारी लहंगा पहनकर मुझे गर्मी में सोना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमृता की जेठानी और जेठ। देखिए जी, सुबह से 50 कॉल कर चुकी हूँ बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और कल देवरानी जी की मुंह दिखाई, फिर उसके बाद पहली रसोई की रस्म भी है। अच्छा, अभी तुम आराम कर लो, कल की कल देखते हैं। इसी तरह अगले दिन सुबह जब अमृता अपने कमरे से नहा धोकर बाहर आती है तो घर के सभी खुली खिड़कियों में से धूप की रोशनी घर में आता देख परेशान होकर कहती है, हे भगवान, आप लोगों ने ये पूरे घर की खिड़कियां क्यों खोल रखी हैं? देखिए कितनी तेजी से धूप आ रही है घर के अंदर। माँ जी, जेठानी जी, अभी तक घर में लाइट नहीं आई है क्या? आ जाएगी लाइट बहू, तू क्यों परेशान होती है? जा फटाफट तैयार हो जा, तुझे पड़ोस के लोग देखने आ रहे हैं। अब एक बार फिर अमृता चुप हो जाती है और अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद पड़ोस की कई औरतें अमृता को देखने आती हैं। हे राम, कितनी गर्मी हो रही बेबेखा तेरे घर में। इतनी गर्मी में अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करने की क्या जरूरत थी? अरे तुमने तो फिर भी पतली सूती की साड़ी पहन रखी है, मैंने तो इतना भारी लहंगा, इतने भारी भारी गहने पहन रखे। सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा इस गर्मी में। ये भगवान, ये लोग जल्दी से मुझे देखकर जाते क्यों नहीं? हाँ, वो बिजली कट गई है इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी तुम ये बताओ, तुम्हें मेरी बहू कैसी लगी? हमें तो बहू बहुत अच्छी लगी बेबेखा, सदा सुहागन रहे तेरी बहू। दूर खड़ी मोनिका। ये भगवान, अभी तक बिजली नहीं आई। अगर यही हाल रहा तो मेरी देवरानी को बिना बिजली के ही अपनी पहली रसोई करनी होगी। एक काम करती हूँ, जब तक देवरानी की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है, मैं एक बार और बिजली विभाग के दफ्तर जाती हूँ। मोनिका सड़क से ऑटो लेती है, लेकिन ट्रैफिक में फंसे फंसे मोनिका का आधे से ज्यादा समय सड़क के ट्रैफिक में ही खराब हो जाता है। और जब वह बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचती है तो वहां की अथॉरिटीज, भैया जी कब से बिजली बिल भर रखा है, आखिर कब पास होगा हमारा बिल? गर्मी में बिना पंखे के रहना कितना मुश्किल है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। बताइए ना, कब आएगी हमारी बिजली? अरे मैडम, समझते तो हम सब कुछ है, लेकिन क्या करें, आपकी जो दिक्कत है वो पीछे से रुकी हुई है। हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और वैसे भी अब शाम के 5 बज गए हैं और अब हमारा दफ्तर बंद करने का टाइम हो गया है। आप कल आइएगा। अब निराश होते हुए मोनिका अपने घर लौटती है, जहाँ बेबेखा और अमृता लैंप जला रही होती हैं। जेठानी जी, कहाँ चली गई थी आप? और ये बिजली कब आएगी जेठानी जी? अगर मैंने देवरानी जी को बताया कि बिजली विभाग वालों ने हमारे घर की बिजली काट दी है तो कहीं ये परेशान ना हो जाए। आ जाएगी देवरानी जी, जल्दी ही आ जाएगी। अच्छा, अभी तो आपकी पहली रसोई होनी बाकी है ना? हाँ बड़ी बहू, लगता है बिना बिजली के ही बहू को पहली रसोई करवानी होगी। बिना बिजली के अंधेरे में मैं अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊंगी? घबराओ मत देवरानी जी, मैं हूं ना। मैं यहाँ लैंप और हाथ पंखा लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ रसोई में, जिससे तुम्हें रोशनी और हवा दोनों मिलती रहेगी। और तो और देवरानी जी, तुम्हें बिना बिजली में अपनी रसोई करने में ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। नहीं जेठानी जी, आप पहले ही बहुत परेशान हो गई, आप बैठी, मैं कर लूंगी। अब मोनिका की देवरानी अंधेरे में लैंप लेकर बिना बिजली के अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है। गर्मी से भीगती हुई अंधेरे में वह मसाले के डिब्बे को टोह टोह कर ढूंढती है। ये भगवान, इतने अंधेरे में मुझे अपनी पहली रसोई करनी पड़ेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, इतने सपने सजा रखे थे अपनी पहली रसोई की, सब चकनाचूर हो गया। ऊपर से अंधेरे में समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन से डिब्बे में चीनी है, कौन से डिब्बे में नमक है। भगवान, मैं तो तेरे भरोसे ही बिना बिजली में अपनी पहली रसोई कर रही हूँ। कुछ व्यंजनों को बनाने के बाद, हे भगवान, बिना बिजली के पसीने में भीग भीग कर मैंने ये सब्जियां, पुलाव, पूरी, रायता तो बना दिया, बस मीठे में हलवा बनाना बाकी है। पर समझ में नहीं आ रहा कि ये मूंग की दाल है या चने की दाल है। कहीं मैं इस अंधेरे में मसूर की दाल का हलवा न बना दूं।
हाय रब्बा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अमृता अनुमान लगाती हुई दाल को लेती है और सिलबट्टे पर पीस कर भूनकर मूंग दाल का हलवा बना लेती है और कुछ देर बाद अपनी पहली रसोई का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। या बल्ले बल्ले, छोटी चाची का हाथ का खाना आज हम लोग कैंडल लाइट में खा रहे हैं। मम्मी मम्मी, ये तुम्हारा कैंडल लाइट डिनर हो गया ना? बेटा। देवरानी जी, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, बस यूं ही समझिए। चलिए आप लोग खाना खाकर बताइए कैसा बना है। अब पूरा परिवार खाना खाते ही अमृता के खाने में कमी निकालना शुरू कर देते हैं। हे भगवान बहू, ये सब्जी इतनी मीठी क्यों लग रही है? ये तूने आटे की पूरी बनाई है या बेसन की? मुझे तो इस हलवे में भी कोई दिक्कत लग रही है। अमृता, तुमने ये मक्का मूंग दाल का ही हलवा बनाया है ना? हाँ, बनाया तो मूंग दाल का ही था। अच्छा, बस कीजिए। एक तो हमारी प्रॉब्लम को समझते हुए देवरानी जी ने अपने ससुराल में पहली रसोई बिना बिजली के की, और आप लोग हैं कि एक एक करके उनके खाने में कमी निकाल रहे हैं। अरे जो बन गया है खा लीजिए। थैंक यू जेठानी जी, इतना अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। सच में बहुत मेहनत लगी थी इसे बनाने में। अब अगले दिन अमृता की जेठानी फोन पर बिजली विभाग वालों से बात कर रही थी, वहीं दूर अमृता दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन लेती है। जेठानी जी, तो ये कारण है घर में बिजली ना आने की? अरे आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आपको पता है इसके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करवा सकते हैं। आप अभी मेरे साथ बिजली विभाग में चलिए। अब मोनिका अपनी देवरानी के साथ बिजली विभाग आती है। सर, बिजली बिल से रिलेटेड कंप्लेन किया था पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। आगे जाइए आगे, यहाँ नहीं होता ये सब। आप करते हैं कार्रवाई या मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूं? 1912 की धारा लगाऊंगी। गैर कानूनी तौर तरीके से बिजली काटने के जुर्म में आपको भी अंदर किया जाएगा और आपकी ये कुर्सी भी आपसे छीन ली जाएगी। अरे मैडम, आप तो भड़कने लगी। बैठिए बैठिए, मैं करता हूँ ना सब। अब कुछ ही देर में मोनिका के पास उसकी सास का फोन आता है। बहू बिजली आ गई हमारे घर में। अमृता, माँ का फोन आया था, बिजली आ गई है, चलो अब घर चलते हैं। अब मोनिका की पढ़ी लिखी देवरानी अपने ससुराल में बिजली वापस लाती है, जिसके बाद मोनिका अपनी देवरानी की फिर से पहली रसोई करवाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी शाही पकवान खाता है। अब हुआ सही मायने में मेरी छोटी बहू की पहली रसोई। भाई मजा आ गया पकवान खाकर। शुक्रिया माँ जी।